नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें मैं डॉक्टर पूनम बजाज समाजशास्त्र विषय से आपके लिए आज भारतीय समाज के बारे में क्षेत्रीय दृष्टिकोण की चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यहाँ पर हमें यह जानना जरूरी है कि भारतीय समाज को सही रूप में समझने के लिए हमें पाठ्य या शास्त्रीय और साथ ही साथ क्षेत्रीय दृष्टिकोण दोनों के ही अध्ययन की नितांत आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि भारत में कई इतिहासकार, विद्याशास्त्री ऐतिहासिक अध्ययनों के आधार पर भारतीय समाज की संरचना को और उनके कार्य को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर भारतीय समाज को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है। जब हम क्षेत्रीय परिदृश्य को देखते हैं तो इसके अर्थ के रूप में हम पाते हैं कि एक क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष या किसी भौगोलिक प्रदेश को चुनकर वहाँ की समाज संरचना के विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक रूप से या वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना क्षेत्रीय परिदृश्य कहलाता है। यह इस परिदृश्य के द्वारा समाज का प्रामाणिक और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है और किसी भी क्षेत्र विशेष के पूरे जीवन पक्ष का या किसी एक पक्ष का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, जिसमें हम इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया आदि के नाम ले सकते हैं, विवाह और परिवार पर अपने अध्ययनों के लिए क्षेत्रीय कार्य को किया है और हमने उनको पढ़ा है। जब हम भारतीय समाज की संरचना देखते हैं तो भारतीय समाज हमें एक बहु समाज के रूप में दिखाई देता है, जिसमें हमें धार्मिक, राजनीतिक, भाषाई अनेक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। अनेक जातियां और अनेक प्रजातियां में बटा हुआ यह समाज दिखाई देता है। हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी समुदाय भारतीय समाज में निवास करते हैं वे अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। उनके सांस्कृतिक प्रतिमानों, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों, विधि विधानों, अनुष्ठानों, पूजा पद्धतियों, अर्चना की पद्धतियों में हमें अनेकानेक अंतर दिखाई देते हैं। हम कहते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, लेकिन इस विभिन्नता में भी हम बहुत सारी जो है एकता वो भारतीय समाज में देखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि समय समय पर अनेक प्रजातियों के लोग जैसे आर्य, अनार्य, हूण, शक, पुर्तगाली, फ्रांसीसी इत्यादि यहाँ आए, अपनी संस्कृतियों को अपने साथ लाए। भारतीय समाज ने उन संस्कृतियों को आत्मसात किया और इस वजह से हम भारतीय समाज में बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण देखते हैं, लेकिन हम इसे पश्चिमी संस्कृति से अलग देखते हैं और इसकी अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए जब हम इन विशेषताओं के साथ यह देखते हैं कि कौन से क्षेत्रीय परिदृश्य जो है वो हमें परिलक्षित होते हैं, तो हमारे सामने भौगोलिक, भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय, प्रजातीय, सांस्कृतिक, अभिजात तथा जनसाधारण में बटा हुआ समाज, जनजातीय और जातीय स्थितियों के साथ साथ जनसंख्यात्मक विभिन्नताएं भी उभर कर आती हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारे प्रमुख समाजशास्त्री हैं, जिनमें हम बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास का नाम लेते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर बहुत सारी अवधारणाएं हमारे सामने रखी और हम अपने अध्ययनों में उनको काम में लेते हैं और इन्हीं के द्वारा हम भारतीय समाज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। M.N. श्रीनिवास प्रोफेसर घुरिये के शिष्य रहे और इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन किया और साथ ही साथ वहाँ पर व्याख्याता के रूप में काम किया। जब हम M.N. श्रीनिवास जी के प्रमुख कार्यों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ब्स ऑफ साउथ इंडिया पर अपना बहुत बड़ा क्षेत्रीय अध्ययन जो है वो हमारे सामने रखा है, जिसमें कि वे संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा को हमारे साथ साझा करते हैं। इंडियाज़ विलेज के अंतर्गत हम देखते हैं कि उन्होंने भारतीय गांवों की संरचना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हमारे साथ भारतीय गांवों की संरचना को
हमारे सामने रखा है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया और अदर एसेज में भी वो भारतीय जाति व्यवस्था के ऊपर अपने व्याख्यान को रखते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, द रिमेंबर्ड विलेज, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, इंडियन सोसाइटी थ्रू द पर्सनल राइटिंग्स। अपने लेखों में वे भारतीय समाज का अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास ने लघु समुदायों के अध्ययन के आधार पर भारतीय सामाजिक संरचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय समाज को समझने के लिए वे कहते हैं कि पश्चिमी दृष्टिकोण या भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ही उपयुक्त नहीं है, बल्कि हमें क्षेत्र विशेष में जाकर वहाँ के लोगों के बीच में रहकर इस समाज की संरचना को समझना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि वास्तविक भारतीय समाज कैसा है। उन्होंने अपना गहन क्षेत्रीय अध्ययन दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज के अध्ययन के अंतर्गत किया, जहां वे कुर्ग लोगों की सामाजिक संरचना हमारे सामने रखते हैं। वे इसके अंतर्गत उनके परिचय देते हैं, उस दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में किए जाने वाले संस्कार जैसे मंगला, पोल और माड़ी के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। ओक्का का वर्णन वे हमारे सामने रखते हैं। ओक्का पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था है, जिसके बारे में वो बहुत डिटेल में हमें बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हम पढ़ते हैं और वह इसकी प्रमुख विशेषता रही है। परिवारों का जो महत्वपूर्ण स्थान भारतीय समाज में है वो हमें पश्चिमी समाजों में दिखाई नहीं देता है। धर्म और समाज के पारस्परिक संबंधों को भी वे हमें बताते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को वे हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जो उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान देखी और पाई। उसमें वे बताते हैं कि मुख्य रूप से यह निम्न जातियों की परंपरागत स्थिति को उच्च करने की प्रक्रिया है। यह सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वह बताते हैं कि कोई भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह किसी और प्राय ब्राह्मण जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेती है और वह इस तरह से बदलती जाती है धीरे धीरे कि अपनी जाति को वह उच्च जाति में शामिल करने का प्रयास करती है। जब 2 या 3 पीढ़ियां बीत जाती हैं तो वह दावा करती है कि हम उच्च जाति के समकक्ष हैं, हमें इसमें शामिल किया जाए। अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या यह एक तरफा प्रक्रिया है? तो यहाँ पर श्रीनिवास हमें बताते हैं कि यह 2 तरफा प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ निम्न जातियों की उच्च जातियों में शामिल होने की प्रक्रिया है, बल्कि वे कहते हैं कि इस समाज में मैंने यह भी देखा कि जो ब्राह्मण जाति है वह भी निम्न जाति के कर्मकांडों या उनके खान पान को अपना लेती है, जो कि निम्न जातियों में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से वे अपना स्थान जो है वो छोड़ते जाते हैं और वे जहाँ उच्च स्तरीकरण पर, उच्च संस्तरण पर स्थापित होते हैं, वहाँ से वे निम्न स्थान पर आ जाते हैं। अपने अगले अध्ययन में श्रीनिवास रामपुरा गांव की संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता को हमारे सामने रखते हैं, जहां वे मैसूर के रामपुरा गांव का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो जातियां हैं वे परंपरागत व्यवसाय में संलग्न रहती हैं, वे अंतर्विवाही हैं, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध रखती हैं और जहां स्त्रियां जो हैं वो छुआछूत में अधिक विश्वास रखती हैं बजाय कि पुरुषों के। यह कृषि आधारित जो है इसकी संरचना है गांव की, और ओकलिंगा जाति के सदस्य जो हैं वो भूस्वामी हैं। ब्राह्मण जो है वो तथा लिंगायत जो है वो पुजारी जातियों के रूप में इस गांव में पाए जाते हैं। तो इस तरह वे इसकी संरचना और उनके प्रकारों को हमारे सामने रखते हैं। अपने कार्य आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन जो उन्होंने एक कार्य किया, शिकागो और कैलिफोर्निया में जो व्याख्यान दिए थे, उसके बाद इनको संकलित किया गया, जिसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को मूल विषय के रूप में चुना और यहाँ वे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, जाति की गतिशीलता, लौकिकीकरण और अपने ही समाज के बारे में अध्ययन पर अपने विचार जो हैं वे प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने रखते हैं। मैसूर में विवाह और परिवारों पर भी उन्होंने बहुत लिखा है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
वे मैसूर के इस रामपुरा गांव में अध्ययन के दौरान ही प्रभु जाति की अवधारणा हमें देते हैं, जहां वे बताते हैं कि एक जाति प्रभु जाति तब कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव या स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उसकी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि वह परंपरात्मक रूप से उच्च पद सोपान पर ही स्थापित हो। तो इस तरह से वह प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं कि वही जाति जिसके पास की उस गांव की भूस्वामित्व होगा और वह राजनीति में अपनी शक्ति रखती होगी, प्रभु जाति के रूप में उठ खड़ी होगी। जब वे लौकिकीकरण की अवधारणा हमारे सामने रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अर्थ के रूप में वह बताते हैं कि पहले जिन वस्तुओं को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था, उनके स्थान पर अब उन्हें तार्किक, बौद्धिक और लौकिक रूप से देखा जाता है। यहाँ वे बताते हैं कि लौकिकीकरण की इस प्रक्रिया में जो निरंतर चलती रहती है, प्राचीन से सभ्य समाजों में यह उभर कर हमारे सामने आती है, धर्म का स्थान क्षीण होता चला जाता है। यहाँ विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है और इस लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व के रूप में वे बुद्धिवादिता को, बुद्धिवाद को मानते हैं। या वे कहते हैं कि जो मानवीय घटनाएं हैं, मानवीय व्यवहार हैं, वे सारे के सारे कार्यकारण संबंधों पर आधारित होते हैं, यानी कि किसी जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण आवश्यक रूप से उपस्थित है और इसे वे बताने का प्रयास जो है वे बहुत विस्तृत प्रकार से हमारे सामने करते हैं। क्योंकि हम भी यह जानते हैं कि जो हमारे आज के आधुनिक और सभ्य समाज हैं, इनमें धर्म के स्थान पर हम तार्किकता को ज़्यादा स्थान देते हैं। तो इस तरह से वे इस बात को हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम एम.एन. श्रीनिवास के इस क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो भी बातें पूछी जाती हैं उसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य के अर्थ के बारे में पूछा जाता है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास के परिचय की चर्चा की जाती है और विद्यार्थियों संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता का क्या अर्थ है, इसके बारे में आप आवश्यक रूप से जानने का प्रयास करें कि किसी भी समाज की जो संरचना है उसके साथ उसके प्रकार जुड़े होते हैं, तभी जो संरचना की विभिन्न इकाइयां हैं वे अपने अपने कार्यों को करती रहती हैं, तो उस समाज की संरचना जो है वो बनी रहती है, समाज व्यवस्थित रहता है। अन्यथा उसमें विघटन जो है वो होना शुरू हो जाता है, विघटन की संभावनाएं रहती हैं। एम.एन. श्रीनिवास की विभिन्न कृतियाँ जो उन्होंने हमारे सामने रखी उसकी भी बात यहाँ पर हमने की है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया जाता है कि यह कृति किसकी है। तो आप इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में भी अपनी जानकारी में इनको रखें। संस्कृतिकरण की और पश्चिमीकरण और प्रभु जाति की जो अवधारणाएं हैं जो उन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के दौरान हमें दी हैं, इनको हमें आवश्यक रूप से लघु और बड़े प्रश्नों के उत्तरों के रूप में जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये अवधारणाएं उन्होंने हमें किस रूप में हमारे सामने रखी हैं। यहाँ पर वे बात करते हैं जब अपने क्षेत्रीय अध्ययन की, तो वे औकलिंगा और लिंगायत ब्राह्मण जाति की बात करते हैं प्रभु जाति के रूप में भी, और जब वे रामपुरा गांव के संरचनात्मक संरचना की बात करते हैं और उसके प्रकारों की बात करते हैं तब भी वे इसकी बात करते हैं। तो हम यह देखते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास जो हैं उन्होंने हमारे सामने जितना भी फील्ड व्यू रखा भारतीय समाज को समझने के लिए, वे कहते हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं या कोई क्रियाएं गाँव में की जाती हैं तो वे गांव के लोगों के सहयोग से ही सफल हो पाती हैं। तो इस प्रकार से वे भारतीय समाज के अनेक परिवर्तनों को हमारे सामने रखते हैं और उन परिवर्तनों में परिवार, जाति, ग्रामीण समुदाय, धर्म, पवित्रता, अपवित्रता, कर्मकांड, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, मनोरंजनात्मक,
सभी संस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को वे हमें बताते हैं, क्योंकि ये सभी संस्थाएं परिवर्तनशील हैं और समय के अनुसार इनमें परिवर्तन घटित होते रहते हैं और ये परिवर्तन नए आयामों को ग्रहण करते रहते हैं। धन्यवाद।